पिछले एपिसोड में तुओबाली ने तंग मास्टर से कहा था कि अगर तुम नानगुंग डायनेस्टी और एटर्नल इमोर्टल के साथ मिलकर हुआंगफू वाली सेक्टर के ऊपर अटैक करने में हमारी हेल्प करते हो तो फिर मैं तुम्हारा सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि तंग मास्टर अभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि हुआंगफू वाली सेक्टर पहले के जैसा नहीं है और इसीलिए अगर वे इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो उनको इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि वैसे भी तुम इतने दूर से आए हो, इसीलिए तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द नानगुंग डायनेस्टी और एटर्नल इमोर्टल सेक्टर को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ ताकि हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकें। लेकिन तभी तुओबाली उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे जो बताना था मैंने उसे पहले ही बता दिया है और अब इसीलिए तुम्हें केवल इसके बारे में सोचना है कि तुम किस तरह से इसके बारे में एक्शन लोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से आराम करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ तुओबालिन कहता है कि लियू टियान जैसे ही डिमन रिम से स्वॉर्ड को ले लेगी तब उसके बाद मैं भी नहीं जानता कि उसका अगला टारगेट तंग डायनेस्टी होगा और इसीलिए इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि तंग मास्टर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और फिर अपने आदमी से कहता है कि तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखो। मगर इसके तुरंत बाद हम देखता है कि वो फेंगलुआन को आवाज लगाता है, जो कि तुरंत ही इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद तंग मास्टर उसे कहता है कि तुम डिमन रिम के ऊपर अच्छे से नजर रखो और अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर उसके बाद तुम इसके बारे में मुझे रिपोर्ट जरूर करना है। जिसके बाद हम देखता है कि फेंगलुआन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि लियू टियान सीधे डिमन रिम में आ गई थी, जहाँ पर कि उसके लीडर के साथ में इसकी फाइट हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो लीडर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम तो एक मामूली से इंसान हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम डिमन रिम में आ सको। अब इतनी बात करने के बाद हम देखता है कि वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि लियू टियान इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है, इसीलिए वो लीडर फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि लियू टियान ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो लीडर इसका कुछ भी नहीं कर पाता है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने फॉर्मेशन का यूज करने लगता है और हम देखता है कि उसने अपने पावर से लियू टियान को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लियू टियान ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इस तरह से वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो लीडर भी समझ गया था कि वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा और हम देखता है कि वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन हम देखता है कि लियू टियान उसे मैजिक स्वॉर्ड के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि इसने तंग क्लैन से जो स्वॉर्ड चुराया था वो कहाँ पर है। तब इस पर वो लीडर कहता है कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हें उसे दे सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लियू टियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके तुरंत इस पर अटैक कर देती है और अब इस तरह से हम देखता है कि उसने इसे मार दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो सीधे मैजिक स्वॉर्ड के सामने आ जाती है, जहाँ वो कहने लगती है कि लाइट एट्रीब्यूट वाली होंगमेंग स्वॉर्ड है, जिसने कि एक बार पूरे हेवन और वर्ल्ड को भी हिला दिया था। लेकिन अब ये स्वॉर्ड भी आखिरकार मेरे पास में आने वाली है और इसीलिए होंगमेंग सुप्रीम मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर हम देखता है कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करती है और इस तरह से उसने स्वॉर्ड को ले लिया था। लेकिन वही उधर हम देखता है कि टैन्यू के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ गए थे, जहाँ उसकी मदर उससे कहने लगती है कि यहाँ की सिचुएशन उतनी सही नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में देरी नहीं करनी चाहिए और इसीलिए तुम्हें भी प्रैक्टिस करने के लिए चले जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखता है कि यूकिन इनको इसके बारे में समझाने लगती है और कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बर्थडे उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि टैन्यू की मदर को उसके बारे में ही चिंता होती है, इसीलिए टैन्यू का फादर भी कहने लगता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए और इसीलिए तुम इनको मना करने की कोशिश ना करो। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू की मदर आखिरकार उसके लिए मान गई थी और तभी सियानर भी अपना गिफ्ट लेकर यहाँ पर आ जाती है। तभी जियान उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, जिस पर सियानर कहती है कि आज तो आंट का बर्थडे है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आऊँ। मगर इसके बाद हम देखता है कि जियान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती और वहीं सियानर भी अपना गिफ्ट टैन्यू की मदर को दे देती है। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू की मदर भी इसे इसके लिए थैंक यू कहती है। लेकिन तभी जियान उनसे पूछती है कि क्या आपने इसे नहीं पहचाना। तब इस पर टैन्यू की मदर कहती है कि क्या मैंने इसे पहले देखा है। तब इस पर जियान कहती है कि ये भी आपसे मिलने के लिए हमारे साथ में गई थी, लेकिन असल में बात ऐसी है कि ये लड़का बनने की एक्टिंग कर रही थी और इसीलिए शायद आप इसे नहीं पहचान पाएंगी। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू की मदर को भी इसके बारे में समझ आ गया था और फिर वो सियाना से कहती है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतनी सुंदर हो। लेकिन तभी हम देखता है कि सियाना जियान को चिढ़ाने लगती है और कहती है कि देखो आज आंटी ने भी बोल दिया कि मैं इतनी सुंदर हूँ और इसीलिए तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तब इसके बारे में सुनते ही जियान इस बात से काफी गुस्सा होने लगती है, लेकिन हम देखता है कि मिंगई इसे शांत करा देती है और इसीलिए जियान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती। लेकिन तभी टैन्यू की मदर
मदर कहती है कि तुम सभी बहुत ही सुंदर हो। और फिर हम देखते हैं कि वो सियाना से अपना सीट लेने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाना भी इसके लिए मान जाती है और वो अपने सीट पर आकर बैठ गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि मिस पिंग भी यहाँ पर आ गई थी। इसीलिए टैन्यू के पेरेंट्स तुरंत ही इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो आपका वेलकम करने के लिए भूल गए और इसीलिए आप इसके लिए हमें माफ कर देना। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मिस पिंग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं जियान समझ गई थी कि अंकल और आंट थोड़ा सा घबराए हैं, जबकि वहीं मिस पिंग उससे कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो मेरे लिए असल में गिफ्ट हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए मिस पिंग टैन्यू को यहाँ पर आने के लिए कहती है, जिसके बाद टैन्यू इनसे कहता है कि आप यहाँ के कोई आउटसाइडर नहीं है और इसीलिए आपको इसके सामने उतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर उसकी मदर और ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर उससे पूछते हैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बाद में कभी बताऊंगा और चलिए सबसे पहले हम सभी बैठकर खाना खाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स भी इसके लिए मान गए थे और फिर वे सभी एक साथ में खाने के लिए आ जाते हैं। तभी टैन्यू का फादर उससे कहने लगता है कि तुमने इतनी सारी अचीवमेंट हासिल कर ली है, इसीलिए हम इस बात से काफी खुश हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बिहेवियर का ध्यान रखना। तब इस पर टैन्यू उनसे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ। वहीं टैन्यू के मदर बाकी सभी से कहने लगते हैं कि तुम सभी बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए टैन्यू ने अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी बुरा करने का कोशिश किया तो तुम मुझे इसके बारे में जरूर बताना क्योंकि मैं फिर उससे इसका हिसाब किताब जरूर लूंगी। तब इस पर टैन्यू अपने मदर से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम देखता है कि उसके मदर उसे इसके बारे में बोलने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखता है कि मिंग इनको इसके लिए थैंक यू कहती है और अब इस तरह से वे सभी खाने के लिए रेडी हो गए थे। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि मिंग भी यहाँ पर आ गई थी और फिर टैन्यू से कहती है कि मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात करनी है, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहती है कि मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन इस पर टैन्यू की मदर कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि बिजनेस मैटर सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर मिंग इनसे बताती है कि मास्टर असैसिन ऑर्गेनाइजेशन एक मैसेज भेजा है जिसके अनुसार डिमन रिल्म डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन इसके बारे में सुनकर टैन्यू समझ जाता है कि यह काम जरूरी 6-7 इमोर्टल एम्परर का है और फिर वो मिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके पीछे के रीजन के बारे में कुछ पता चला। लेकिन हम देखता है कि मिंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद टैन्यू मिंग से कहता है कि सबसे पहले तुम तुरंत यहाँ से जाओ और सबको बोल दो कि सभी लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें क्योंकि अब ऐसा लगता है कि उनके साथ में हमारी बैटल होने वाली है और हो सकता है कि वे जल्दी ही टियानफा माउंटेन के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग भी यहाँ से चली जाती है। वहीं टैन्यू की मदर उसे कहती है कि एनिमी पूरी तरह से रेडी हैं और इसीलिए तुम्हें भी अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि आपको इन जैसे छोटी चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन कोई भी हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने से नहीं रोक सकता। अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि आप इसके बारे में कोई भी चिंता ना कीजिए क्योंकि अगर किसी ने भी हमें परेशान करने का कोशिश किया तो फिर हम उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं अब उधर हम देखते हैं कि फेंगलुआन टैंक मास्टर के सामने आ गई थी जहाँ पर वो इसे बताती है कि डिमन रिल्म डिस्ट्रॉय हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंक मास्टर फेंगलुआन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो कहता है कि तोबाली ने जो कहा वो तो पूरी तरह से सही है और फिर हम देखता है कि वो अपने आदमी से उनको बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि तोबालिन भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि वैसे भी हमें यहाँ पर आए हुए काफी टाइम हो गया और अब इसीलिए हम यहाँ से जाने वाले हैं। तब इस पर टैंक मास्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर और कुछ दिन रुकना चाहिए। जिस पर तोबालिन कहता है कि और भी कई जरूरी काम बाकी हैं और इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा देरी नहीं कर सकते। तब इस पर टैंक मास्टर कहता है कि मैं नारगोंग डायनेस्टी और इटर्नल इमोर्टल के साथ मिलकर अटैक करने के लिए रेडी हूँ और इसीलिए मुझे इसके बारे में तुम्हारी एडवाइस चाहिए। तब इस पर तोबालिन कहता है कि तुम तो अपने आप में ही बहुत समझदार हो। जिसके बाद टैंक मास्टर कहता है कि नारगोंग डायनेस्टी और इटर्नल इमोर्टल सेक्टर का तो हुआंगफो सेक्टर से काफी टाइम से दुश्मनी है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तोबालिन कहता है कि तुम तो इसके बारे में बड़ी जल्दी समझ गए और चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम किस तरह से उन पर अटैक करते हो। मगर तभी हम देखता है कि चीफ टैंक भागते हुए यहाँ पर आती है और फिर कहती है कि हुआंगफो वाले सेक्टर को कोई भी सक्सेस नहीं मिली। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।